हेलो दोस्तों, कहानियों के दौर में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे कहानी सुनते हैं। शरत काल का स्निग्ध और मधुर प्रातः समीर जब चंद्रनाथ के कमरे में प्रवेश करता है तो सारी रात के दीर्घ जागरण के बाद चंद्रनाथ उसी समय सो जाता है। उसके बाद सूरज की तेज किरणें जब जंगले से हो उसके मुंह पर और आंखों पर पड़ती है तो चंद्रनाथ की नींद फिर से टूट जाती है। किंतु नींद की गहनता किसी तरह भी टूटना नहीं चाहती। अंग प्रत्यंग में वह समाई रहती है। फिर भी वह जबरन बिछौना छोड़कर बाहर आ जाता है। दिन भर कोई काम नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई उत्साह नहीं और करीब करीब कोई दुख भी नहीं रहता। सुख की कामना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दी है। शिनकाय नदी में संध्या समय कोई भारी नाव जिस तरह इधर उधर मंथन गति से सरकती है और फिर जैसे स्वेच्छा से रुक जाती है, ठीक वैसे ही चंद्रनाथ का भावी दिन भी एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक रुका रहता है। उसे कोई शुबहा नहीं रहा कि जिस दिंगत प्रसारित काल मेघ ने उसके सुख सूर्य को जीवन के मध्य में ही आच्छादित कर दिया है, उस मेघ की आड़ में ही एक दिन वह सूर्य अस्त हो जाएगा। इस जीवन में फिर से मुलाकात नहीं होगी। उसके नीरव और निर्जन कक्ष में निराशा की यह काली छाया प्रतिदिन घनी और काली होने लगी और उसी के बीच बैठा चंद्रनाथ अलसाई आंखों से दिन बिताने लगा। हर काली कहती है, इस अगहन महीने में चंद्रनाथ की फिर शादी होगी। चंद्रनाथ चुप था। यह चुप रहना उसकी सहमति का लक्षण था या असहमति का, इस बात को लेकर पति पत्नी में बहस होती थी। मणिशंकर बाबू पूछने पर उन्होंने कहा, चंद्रनाथ से पूछे बिना कुछ कहा नहीं जा सकता। अब की कार्तिक मास में दुर्गा पूजा है। मणिशंकर ठाकुर के दालान में सवेरे से गूंजती शहनाई की आवाज सबके कानों में आगामी आनंद की घोषणा करती थी। चंद्रनाथ की नींद टूट गई। अलसाई आंखों से बिछौने पर पड़ा सुन रहा था। एक एक करके कितने ही स्वर बज जाते, परंतु एक भी स्वर उसे आनंदित नहीं कर सका, बल्कि धीरे धीरे उसके हृदय आकाश पर घने काले बादल घिरने लगे। आज हठात उसके मन में आया कि यहां अब रहा नहीं जाता। एक नौकर को बुलाकर कहा, मेरा सामान वगैरह बाहर ठीक कर दो, आज रात की गाड़ी से इलाहाबाद जाऊंगा। यह बात सुनते ही हरकाली दौड़ी आई। ब्रिज किशोर आकर समझाने लगे और यहां तक कि मणिशंकर खुद भी आकर अनुरोध करने लगे। आज छठ के दिन कहीं जाने का काम नहीं है। मगर चंद्रनाथ ने किसी की बात नहीं मानी। दोपहर को हरिबाला आ पहुंची। सरयू के जाने के समय से इस घर में वह कभी नहीं आई थी। चंद्रनाथ ने उसे देखकर कहा, दीदी को कैसे याद आई? दीदी ने उसका जवाब न देकर पूछा, आज बाहर जा रहे हो? चंद्रनाथ ने कहा, जा रहा हूं। पश्चिम में जाओगे? हाँ, जाऊंगा। हरिबाला ने कुछ सोचकर मधुर स्वर में पूछा, दादा, कहीं और भी जाओगे? चंद्रनाथ ने हरिबाला का अभिप्राय समझकर कहा, नहीं। इसके बाद अन्य मनस्क भाव से इधर उधर हिलने लगा। हरिबाला जो बात कहने आई थी उसे कहते हुए लज्जा भी आ रही थी और साहस भी नहीं हो रहा था, किंतु कुछ देर चुप रहकर हिम्मत करके बात कह दी। दादा, उसके लिए उपाय नहीं किया? दोनों जब सामने आए तभी से दोनों मन ही यह बात सोच रहे थे। इसी मामूली बात से दोनों की आंखों में आंसू आ गए। चंद्रनाथ ने आपा संभालकर दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा, उपाय और क्या करूंगा दीदी? काशी में वह कहाँ है? शायद अपनी माँ के पास है। सो तो है, किंतु चंद्रनाथ ने उसकी ओर देखकर कहा, किंतु क्या? ठान दीदी के कुछ देर मौन रहकर मधुर स्वर में कहा,
नाराज मत हो दादा। चंद्रनाथ चुपचाप देखता रहा। ठान दीदी ने उसी तरह विनती के स्वर में कहा, कुछ रुपया पैसा उन्हें देना दादा। आज तो वह अकेले है, परंतु कुछ दिनों बाद। चंद्रनाथ बात समझकर भी नहीं समझा। कहा, 2 दिन बाद क्या? बड़ी बड़ी 2 बूंदें हरिबाला ने चंद्रनाथ के सामने ही पोंछ दी। बोली, उसके पेट में जो है, अगर वह सकुशल ना रहा तो? चंद्रनाथ सिर से पांव तक कांप गया। झटपट कह उठा, ठान दीदी, आज शायद छठ है। हाँ भाई, तो आज? नहीं जाने की सोच रहे हो? वही सोच रहा हूं। तो यही करो, पूजा के बाद जहां चाहो जाओ, इन कुछ दिनों तक घर में ही रहो। न मालूम क्या सोचकर चंद्रनाथ इस बात पर राजी हो गया। विजयदशमी के बाद एक दिन चंद्रनाथ ने गुमाश्ता को बुलाकर कहा, सरकार महाशय, काशी में उसे रखने गए थे, तो क्या हरिदयाल ने कुछ कहा था? सरकार ने कहा, उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। चंद्रनाथ की डरकर कहा, मुलाकात नहीं हुई तो किसके पास छोड़ आए? उसकी मां से तो भेंट हुई थी। सरकार ने सिर हिलाकर कहा, जी नहीं, घर में तो कोई नहीं था। कोई नहीं था? उस घर में कोई रहता है या नहीं, यह पता तो लगाना था। हरिदयाल कहीं और भी तो रह सकता है। सरकार ने कहा, यह पता लगाया था, दयाल घोषाल उसी घर में रहते हैं। चंद्रनाथ ने निश्वास छोड़कर क्षण भर तक चुप रहकर पूछा, अब तक कितना रुपया भिजवाया है? जी, रुपया पैसा कुछ भेजा नहीं। भेजा नहीं? चंद्रनाथ ने विस्मय, वेदना और उत्कंठा से पीला पड़ते हुए कहा, क्यों? सरकार ने लाज के मारे पानी पानी होकर कहा, मामा जी ने कहा कि 5 रुपए के हिसाब से कुछ भेजना काफी होगा। जवाब सुनकर चंद्रनाथ आग बबूला हो गया। 5 रुपए के हिसाब से? क्यों? रुपया क्या मामा जी का है? आप प्रति मास काशी के पते से 50 रुपए भेज दिया कीजिए। जो आज्ञा। कहकर सरकार स्थगित होकर धीरे धीरे चले गए। हरकाली यह सुनकर आंखें सिर पर चढ़ाकर कहा, वह पागल हो गया है। सरकार को बुलाकर भीतर से जोर से हंसी। उस हंसी की गहनता वृद्ध सरकार सुन भी पाए और समझ भी पाए। हरकाली ने कहा, सरकार महाशय, कितना रुपया भेजने को कहा है? हर महीने 50 रुपया। भीतर से फिर तिरस्कार की हंसी सुनकर सरकार घबरा गए। बहुत हंसने के बाद हरकाली गंभीर हुई। भीतर से बोली, ओह, गुस्से के कारण बच्चे को अब ज्ञान नहीं रहा कि वह कलमुही ऐसी है। 50 रुपए नकद दे दो, कुछ समझे सरकार महाशय। चंद्रनाथ की इच्छा नहीं है कि एक भी पैसा दिया जाए। बात सरकार महाशय ने पहले ही कुछ समझी नहीं, परंतु मन ही मन जब हिसाब लगाया तो हरकाली की ही बात ठीक लगने लगी। जिसे घर से निकाल दिया जाता है, उससे कोई इच्छापूर्वक रुपया देता है भला? सोच विचार कर बोले, तो आप जो कहें। कहूं और क्या, यह मामूली बात समझ में नहीं आई? सरकार महाशय ने अप्रतिभ होकर कहा, वही होगा। हाँ वही, परंतु 5 रुपए के हिसाब से भेजिएगा। चंद्रनाथ अगर ना दे तो हमारे हिसाब में से 5 रुपया भेजिएगा। हरकाली महीने में 50 रुपया अपने निजी खर्च के लिए रखती थी। सरकार महाशय ने जाते समय कहा, यही भेजूंगा। चंद्रनाथ घर पे नहीं था, इलाहाबाद गया था। सरकार महाशय ने सोचा कि चिट्ठी लिखकर उसकी राय ले ले, किंतु बाद में सोचा कि इस तरह की बात बेकार में को बढ़ाना क्यों, अपनी ही बेवकूफ़ी जाहिर करना है। थैंक यू गाइस।